तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मान लीजिए कोई 3D क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, 3D क्लोज सरफेस है, 2D नहीं है, 3D क्लोज सरफेस है। इसके अंदर कुछ चार्ज मान लीजिए रखा हुआ है Q1 Q2 माइनस का Q3, ठीक है, प्लस का Q5 और Q4 प्लस का बाहर है, Q6 माइनस का बाहर है, ठीक है, ये सब चार्जेस है। मान लीजिए इस क्लोज सरफेस के अंदर इतना चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हमें ये लॉ बताएगा, ठीक है। क्या? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाई एफ साइलेंट नॉट। जितना भी फ्लक्स है अंदर, जितना भी फ्लक्स है अंदर, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस Q5, ठीक है, ये माइनस का Q6 अलग है, ये बाहर है, मान लीजिए यहाँ कहीं है, डिवाइडेड बाई एफ साइलेंट नॉट। Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस का Q3 था तो माइनस का लिया, प्लस Q5 बाई एफ साइलेंट नॉट। मतलब जितना भी चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर उस सभी को ऐड कर दो और इसकी परमिटिविटी से डिवाइड कर दो इसको। अच्छा, एक और बात, यहाँ जरूरी नहीं कि एफ साइलेंट नॉट ही हो। अगर मान लीजिए ये एयर नहीं है, अगर ये एयर नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एफ साइलेंट। क्या आएगा यहाँ पर? एफ साइलेंट। और एफ साइलेंट क्या होता है? एफ साइलेंट नॉट इंटू एफ साइलेंट आर, ठीक है। अगर ये एयर के अंदर की बात हो रही है, मीडियम अगर एयर है तभी यहाँ पर एफ साइलेंट नॉट आएगा, अगर एयर नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पर? एफ साइलेंट आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक बात और पता चलती है कि जो फ्लक्स है वो चार्ज जितना भी अंदर है उस पर डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर बदलेगी तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज के ऊपर और एक परमिटिविटी के ऊपर। और यहाँ पर जो हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं उसमें सिर्फ अंदर का चार्ज हमें लेना है, बाहर के चार्ज से मतलब नहीं है, ठीक है। तो गॉस लॉ फ्लक्स बता रहा है। फ्लक्स का एक फॉर्मूला और हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या होता है वो? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल जो होगा E डॉट ds का वो क्या हो जाएगा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्योंकि फ्लक्स क्या है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो E डॉट ds है इसका इंटीग्रेशन क्या देता है हमको? फ्लक्स देता है। अच्छा, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लगाया है। तब ये वैलिड कहाँ का है? तो ये ऑलवेज वैलिड होगा, हमेशा, कैसी भी सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, ये हमेशा वैलिड होगा। एंगल थीटा कुछ भी बन रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, कोई फर्क नहीं है, हमेशा वैलिड है ये। लेकिन हमेशा यूजफुल नहीं है। तो ये यूजफुल कब होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो यूजफुल किस चीज के लिए ये पहले समझते हैं, यूजफुल किस किस काम में ये आएगा। देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, देखिए फ्लक्स बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ई बाहर आ जाएगा। और मान लीजिए थीटा भी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाए, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, मान लीजिए ये छोटा सा एरिया लिया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इतने छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे आप एरिया ले लो यहाँ पर। यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर कुछ, और एरिया वेक्टर मान लीजिए इसका ऐसा है कुछ, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे गई और एरिया वेक्टर इधर चला गया, तो एंगल बदल गया ना यहाँ पर। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो हर एक ds के लिए, हर एक ds एलिमेंट के लिए सेम है। तब की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और थीटा हर एक जगह पर सेम है, तो कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा? सिर्फ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो ये ds है, क्लोज इंटीग्रल ds, इसका इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि ये जो पूरी सरफेस है, क्लोज 3D सरफेस है, इसका जो भी पूरा सरफेस एरिया बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए पूरा सरफेस एरिया कैलकुलेट करके आ गया s, ये बन गया इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस कॉस थीटा। तब एप्सिलॉन नॉट हमको पता है, क्यू इन हमको पता है, एस पता है, थीटा पता है, तो कॉस थीटा पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आई हैं, देखिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म, तभी ये यूजफुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये यूजफुल होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये यूजफुल नहीं होगा। और जो गॉसियन सरफेस हम मानेंगे, जो क्लोज 3D सरफेस हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये हम सिमेट्रिकल मानेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल अगर नहीं होगी तो ये जो थीटा है ना, थीटा ये चेंज होता रहेगा हर पॉइंट पर, और एरिया फाइंड करना भी मुश्किल होगा।
एरिया फाइंड करना भी मुश्किल होगा। तो हम क्या चाहेंगे, गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए, स्फेरिकल मान सकते हो आप, सिलेंड्रिकल मान सकते हो, ठीक है। और जो थीटा है ये हम कोशिश करेंगे हमेशा कितना है, 0 डिग्री आए या फिर 90 डिग्री आए। 0 डिग्री का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है। अच्छा, एरिया को मैं यहाँ पर एस से लिख रहा हूँ तो इसे मैं एस से लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है तो मतलब दोनों पैरेलल है, और 90 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। थीटा अगर 90 होगा या 0 होगा तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी होगा। अब अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो ये वैलिड तो है गॉस लॉ लेकिन यूजफुल नहीं होगा तब, ठीक है।